देखिए, जो विमान हादसा हुआ है इसमें इकलौते जो विमान सवार जिंदा बचे उनका नाम विश्वास कुमार रमेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात भी की। सिविल अस्पताल में वो भर्ती हैं और वहीं पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल जाना है। इस हादसे को लेकर विश्वास कुमार ने विस्तार से मीडिया से बात की है, वो आपको जरा सुनाते हैं। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। और मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस समय हमारे साथ खास मेहमान कैप्टन प्रशांत हल्ला साहब मौजूद हैं। और कैप्टन प्रशांत हल्ला के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पूर्व फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर डीजीसीए में रहे हैं, मतलब पूर्व अधिकारी डीजीसीए के। और ज़रा कैप्टन ढल्ला से समझते हैं। कैप्टन ढल्ला, अभी तक जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, ये विमान हादसा जिस तरीके से हुआ है, उसको लेकर जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उनकी अलग अलग राय सामने आ रही है। सर, आपका अनुभव और आपका असेसमेंट क्या कहता है, ये हादसा क्यों और कैसे हुआ होगा? मैं पहले तो बहुत दुख प्रकट करना चाहता हूँ इस पूरे वाक़े के बारे में। जब हम सोचते हैं, मैं खुद एक पायलट हूँ और बहुत ज़िम्मेदारी होती है हम पे जब हम कॉकपिट के अंदर जाते हैं। छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, बीमार, हर किस्म के यात्री गणों को लेके जाना अपनी मंजिल तक, बहुत ज़िम्मेदारी का कारण ये हमारे ऊपर रहता है। अब बात करें इस एयर इंडिया विमान 171 की, तो एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जहाज़ जो कि 2014 से सर्विस में है एयर इंडिया में। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 30 से ज़्यादा जहाज़ इस समय एयर इंडिया के पास हैं ये। और इनफैक्ट जो डेटा है वो कहता है कि 787 का ये पहला एक एक्सीडेंट है, जिसमें लॉस ऑफ लाइफ भी हुई है।
एंड इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ अभी तक हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि अहमदाबाद की जो हवाई पट्टी है जिसका जो एक ही वहाँ पे रनवे है 0523, तो उस रनवे पे पहले हमें ये लगा कि भाई इन्होंने मिडिल रनवे से टेक ऑफ करा, फुल लेंथ रनवे नहीं लिया। बट फिर हमने जब और रिसर्च पे हम गए तो हमने देखा नहीं, पायलट ने पूरा अपने SOP फॉलो करके फुल रनवे टेक ऑफ किया। नाउ द रीज़न कैन बी, देखिए मैम, इसमें मेंटेनेंस हो सकता है। इनफैक्ट एयर इंडिया ने एक नए SOPs अभी लाए हैं जब से इनका मर्जर हुआ है विस्तारा एयर इंडिया एक्सप्रेस और सबके साथ इनके नए SOPs आते रहते हैं, विच इज़ अ वेरी रिवॉल्विंग प्रोसेस। ये आता रहता है नए SOPs, पायलट्स को वो करने पड़ते हैं। और पायलट ट्रेनिंग भी एक इसमें बहुत अहम मुद्दा इस पूरे एविएशन में रहता है। नाउ इट इज़ टू अर्ली टू से राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये है कि भाई क्या कारण हो सकता है। सही। मैं तो यही कभी कहना चाहता हूं कि एविएशन में देयर इज नो सॉरी, क्योंकि इतना स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता है कि आपको सॉरी कहने का मौका भी नहीं मिल पाता। सो देयर इज नो सॉरी इन एविएशन। बात करिए इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की, तो कंबाइंड जो कॉकपिट एक्सपीरियंस था हम उसको भी कुछ जिसको कहते हैं दखल अंदाज नहीं कर सकते। 9000 घंटे का कॉकपिट एक्सपीरियंस था कैप्टन और को पायलट दोनों का। तो वो एक बड़ी अहमियत वाली बात है कि जो ये पायलट थे दोनों, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पायलट थे। इनकी ये फर्स्ट फ्लाइट नहीं थी, ये बहुत समय से इस जहाज़ को उड़ा चुके हैं, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग कठिनाइयों में, और ट्रेनिंग भी इनकी हर साल में 2 बार होती है। तो वो भी एक चीज़ होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम का, 2 मूल कारण मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो कि अमूमन हम देख सकते हैं, वो ये है लॉस ऑफ थ्रस्ट, जो कि पायलट ने अपने मेडे कॉल में बोला। मेडे कॉल तब एक पायलट देता है जब उसके हाथ से चीज़ निकल रही होती है। दैट इज़ अ सिचुएशन जिसमें वो ATC को बताता है कि जी अब मैं डायर इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं, अब आप जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुने और अब आप मुझे हेल्प करें और मैं आपको अपनी सिचुएशन के बारे में बता रहा हूं। तो पायलट ने इस सिचुएशन पे मेडे कॉल दी एयर इंडिया 171 के कैप्टन सबरवाल ने कि जी मैं इसमें लॉस ऑफ थ्रस्ट हुई है। लॉस ऑफ थ्रस्ट का मतलब केवल ये है कि इसमें इंजन जो है वो पावर नहीं दे पा रहा। इस जहाज में 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन पावर नहीं दे पा रहे। तो जैसा हमने देखा वीडियो में, ये जहाज पहले टेक ऑफ करता है, 600 फीट पे पहुंचता है और उसके बाद ये जहाज नीचे की तरफ जाने लगता है। दूसरा मुद्दा, देयर इज समथिंग कॉल्ड इन एविएशन एज अनरिलायबल एयर स्पीड। अनरिलायबल एयर स्पीड पे अभी कोई भी बंदा नहीं देख रहा। वो क्या होता है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कॉकपिट के अंदर, वो हमें बताते हैं कि जी इतनी स्पीड पे जहाज चल रहा है, इतने ऑल्टीट्यूड पे है, इतना बैंक होना चाहिए। जनरली अनरिलायबल एयर स्पीड भी एक बहुत अहम मुद्दा है, जहां पे पायलट कंफ्यूज हो जाता है कि जहाज की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है कि 400 है। अब जिस सिचुएशन के हिसाब से टेक ऑफ होता है उसमें एक पर्टिकुलर स्पीड होती है जिसको रोटेशन स्पीड कहते हैं, उसके बाद टेक ऑफ स्पीड कहते हैं। उस स्पीड पे अगर जहाज नहीं है तो पायलट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कि पायलट जो उस समय है कंफ्यूज हो जाता है, एयरक्राफ्ट मैल फंक्शन कर जाता है कि जी नहीं स्पीड उस समय दिखा रहा है 400 नॉट्स की या 500 नॉट की। उस समय आपका जो करेक्टिव एक्शन होता है उसके लिए भी पायलट ट्रेंड होता है। ये भी हमारे ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम पार्ट होता है। तो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजंस कि ये दुखद घटना घटी। देखिए कैप्टन ढल्ला, जो एक तरीके से एविएशन एक्सपर्ट और उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि एक बात तो वो जो मेडे कॉल में सामने निकल कर आई कि खुद ही मेडे कॉल, वो स्ट्रेस कॉल, वो इमरजेंसी अलर्ट, जब इस एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के पायलट जो कैप्टन सुमित सबरवाल थे उनकी तरफ से ATC से संपर्क साधा गया, तभी उनकी तरफ से जानकारी दे दी गई थी कि जो लॉस ऑफ थ्रस्ट है वो उसको वजह बता रहे थे कि इंजन एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इंजन से उनको मदद नहीं मिल रही है। और ये जो ड्रीमलाइनर विमान, इसमें 2 इंजन और दोनों ही इंजन एक तरीके से ठप हुए, ऐसा एक्सपर्ट्स अभी मानकर चल रहे हैं। और इसी वजह से ये बड़ा हादसा, और हादसा फौरन उड़ान भरने के साथ ही हो गया। मतलब 1:39 के आसपास रडार से बताया जा रहा है सिग्नल टूट गया था, और फिर 1:42-43 पर 1:43 PM आप टाइम देख रहे हैं जब ये विमान क्रैश कर गया। मैं एक बार फिर से रुक करती हूँ, कैप्टन ढल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन ढल्ला, संपर्क हमारा कट गया था सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
कैप्टन ढल्ला, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम, आई कैन हेयर यू नाउ। जी जी, मैं ये जानना चाह रही थी सर कि आपने ये जो अभी एक अनरिलायबल एयर स्पीड वाला एक आप बात लेकर आए हैं, तो ये अनरिलायबल एयर स्पीड सर ऐसा क्यों होता है? क्या ये किसी तरीके की तकनीकी खराबी होती है कि पायलट गफलत में आ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि स्पीड एक्चुअल स्पीड क्या है और पायलट को क्या स्पीड नज़र आ रही होती है? और दूसरा सर जो एक जानकारी आ रही है वो ये कि विमान जो है वो 625 फीट की ऊंचाई पर था और उस वक्त जो उसकी स्पीड है वो 170 नॉट माइल्स के करीब बताई जा रही है, तो क्या ये शुरुआती पैरामीटर्स में सही नज़र आ रहा है? मैम, आपका मैं लास्ट अंश क्लैरिटी नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ नेटवर्क, में वो समझ नहीं पाया। आप एक बार प्लीज उसको बताएंगे जो इंफॉर्मेशन आ रही है। सर 625 फीट की ऊंचाई पर, मेरी आवाज नहीं आ रही है, शायद उनको आ रही है सर, आवाज मिल रही है कैप्टन ढल्ला? आ रही है मैम, अब आ रही है। ठीक है। जी जो शुरुआती पैरामीटर्स जो मिल रहे हैं जिस वक्त ये विमान क्रैश हुआ, उसमें जो स्पीड और हाइट बताई जा रही है, उस लिहाज से आपको लग रहा है कि वो सारे पैरामीटर्स सही हैं? वो बिल्कुल ठीक है मैम, बिकॉज देखिए एक एयरपोर्ट एलिवेशन जो है वो भी एक चीज होती है। 625 फीट मतलब अबव मीन सी लेवल। अहमदाबाद का जो जमीनी तट है उससे आप 625 फीट मतलब आप धरती से 625 मत देखिए, आप फ्रॉम द मीन सी लेवल आप 625 फीट आप इसको कैलकुलेट करेंगे जी इस पूरे एपिसोड को कि जहाज इतने लेवल तक पहुंचा। जी ठीक है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो मैल फंक्शनिंग हुई विमान के अंदर, तभी हादसा हुआ ये, तो ये मैल फंक्शनिंग क्यों हुई होगी सर? इसको लेकर आपका असेसमेंट क्या है? मैम देखिए, जैसे मैंने अनरिलायबल एयर स्पीड का एक पॉइंट रेज किया है, ये क्या होता है, एक पिटोट ट्यूब्स होती हैं जो बेसिकली एयर स्पीड इंडिकेटर को इंफॉर्मेशन देती है। वो एक नुकीली तरह की ट्यूब होती है जो जहाज के नोज एरिया जो होता है उसके पास होती है, एंड जनरली ये एक नहीं होती, दो होती है, कुछ जहाज़ों में 3 भी होती है। इससे हवा, जब जहाज तेज चलता है, हवा इस पे फीड होती है और एयर स्पीड इंडिकेटर पे इंडिकेशन आती है। देयर इज अ केस स्टडी जो पहले भी ये कह चुकी है कि अगर इसमें ब्लॉकेज आए, इफ देयर इज अ ब्लॉकेज इन दिस, तो इससे क्या होता है दैट देयर कैन बी अ फॉल्टी एयर स्पीड इंडिकेटर रीडिंग। और इसमें ब्लॉकेज कैसे आ सकता है? वो जो assessing बर्ड कि हिट वाला ये भी एक कारण एंगल हो सकता है, जो बर्ड हिट वाला एक एंगल सामने निकल कर आ रहा है सर, किसी तरीके का अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या फिर इसकी रीडिंग गलत हो सकती है? जी बिल्कुल सही आपने बोला, इसकी रीडिंग गलत आ सकती है। ये पायलट को कंफ्यूज भी कर सकती है कि पायलट को एट दैट जंक्शन अगर टेक ऑफ हो रहा है तो उसकी स्पीड, उसको पायलट को पता होती है कि इतनी स्पीड होती है। जब जहाज क्रूज करता है उसकी स्पीड अलग होती है, जब जहाज डिसेंड करता है उसकी स्पीड अलग होती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अगर सिस्टम ही मैल फंक्शन कर रहा है तो वो स्पीड अलग होती है, तो पायलट विल एब्रेटली, या अगर वो कम स्पीड दिखा रहा है तो नोज डाउन करेगा, अगर स्पीड ज्यादा दिखा रहा है तो वो नोज अप करेगा। ये एक ट्रेनिंग पायलट को दी जाती है। सर सिस्टम मैल फंक्शन पर अब हम आ गए हैं। ये आप बिल्कुल अलग पॉइंट लेकर आए हैं कि साहब अनरिलायबल एयर स्पीड का अंदाजा ही पायलट को नहीं हो पाया, और वो अनरिलायबल एयर स्पीड क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिस्टम था जिससे पायलट को ये जानकारी मिलती है कि स्पीड इस समय क्या है, वो सही जानकारी पायलट को ना मिल पाई हो सकता है ये हुआ हो। तो वो सिस्टम मैल फंक्शन सर, वो सिस्टम मैल फंक्शन जो है वो अंदरूनी तकनीकी गड़बड़ की वजह से भी हो सकता है और वो किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से भी हो सकता है सर, जो अनकंट्रोल्ड हो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही समझा मैम। दिस कैन बी अ रीजन दैट या वो इंटरनल इशू हो या किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो FOD कहते हैं हम, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, वो भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है सर। सर इंटरनल किसी तरीके का कोई इशू, अब मैं इस पहलू पर आती हूं क्योंकि कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि साहब अगर आपको ये ना पता हो कि ये विमान जो है इसने उड़ान भरी है तो ये कहना मुश्किल है विमान को सिर्फ देखकर, क्योंकि उड़ान भरने के बावजूद विमान के जो लैंडिंग गियर्स हैं वो सब खुले हुए नजर आ रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैम देखिए, इसका आपने बहुत अच्छी बात एक बोली, ये एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प पहलू है। मैं आपको एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताता हूँ कि जैसे ही जहाज टेक ऑफ करता है, जो राइट सीट पे बंदा बैठा होता है जिसको हम को पायलट कहते हैं, वो एक कॉल आउट देता है गियर अप।
गियर अप का मतलब ये होता है कि जहाज जब 50 फीट, अमूमन 50 या 100 फीट के ऊपर चला जाता है तो लैंडिंग गियर अप करना होता है, बिकॉज गियर से क्या होता है, एयरक्राफ्ट में ड्रैग बढ़ता है, उसके लिए आपको ज्यादा पावर चाहिए होती है उस ड्रैग को कम करने के लिए। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पायलट ने लैंडिंग गियर अप करने के बजाय फ्लैप्स को अप कर दिया। जनरली आप देखिए कितनी कॉमनैलिटी है पूरी बात पे, गियर अप, फ्लैप्स अप, ये दोनों चीजें बड़ी मिलती हैं। पहले गियर ऊपर जाता है, उसके बाद फ्लैप्स ऊपर जाता है। अब जो ये क्रैश साइट पे हमें नजर आया है वो ये नजर आया है उल्टा, क्रैश साइट पे नजर आया है, जहाज की वीडियो में भी नजर आ रहा है कि लैंडिंग गियर डाउन है और जो फ्लैप्स हैं वो बिल्कुल अप हो चुके हैं। जो उसका विंग, पूरा विंग जो डेब्री में हमें दिखाई दिया है, बड़ी भयानक तस्वीरें आई हैं, वीडियो आया है, बट उसमें विंग, क्योंकि हम एविएशन से हमारी नजर वहीं जाती है, विंग बिल्कुल सामान्य सीधा नजर आया है, विंग में फ्लैप नीचे नजर नहीं आया है। तो जो चेन ऑफ सीक्वेंस जो इवेंट्स हुई हैं वो आगे पीछे हुई हैं। आपको पहले गियर ऊपर करना है, उसके बाद में फ्लैप्स ऊपर करना है। इस केस में गियर वहीं का वही है, बिकॉज अगेन द पायलट वुड हैव बीन स्मार्ट। उसने ये देखा होगा कि भाई ऐसे ऐसे सिस्टम मैल फंक्शन हो रहा है तो मैं लैंडिंग गियर नीचे रखूं, फ्लैप्स अपने आप ऊपर भी जा सकते हैं। अगर इसमें एक फीचर भी हो सकता है एक्टिवेट हुआ हो कि जब स्पीड ज्यादा हो गई तो फ्लैप्स अपने आप रिट्रैक्ट हो गए हो। यू नो, देयर इज अ मल्टीपल थ्योरी कॉन्सेप्ट हेयर, बट अगेन दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारी भारतीय एजेंसी जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रही है। दे आर नॉट इन्वॉल्व विद DGCA और एनी अदर एजेंसी। इनकी अपनी अलग एक तरीका है, उसमें एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, दे कैरी आउट द फैक्चुअल एनालिसिस ऑफ द इंटायर एक्सीडेंट। तो सर अब ये मैलफंक्शनिंग हुई, ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये पूरा हादसा हुआ, या फिर ये कहीं इसमें ह्यूमन एरर भी इन्वॉल्व है? जिस तरीके से आपने कहा कि साहब जो को पायलट होता है राइट साइड पर जो बैठता है उसकी तरफ से ये कमांड दिया जाता है गियर अप वाला, और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि 625 फीट की ऊंचाई पर विमान पहुंच गया था, बावजूद इसके जो गियर्स हैं वो लैंडिंग गियर्स उसके वो अप नहीं है, वो लैंडिंग गियर्स उसके डाउन नजर आ रहे हैं, जिसके लिए आपने बताया कि SOP होती है कि 50 या 100 फीट की जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाएं तो फिर वो लैंडिंग गियर्स आप उनको अंदर कर लेते हैं जहाज के। तो सर ये अब जिस तरीके से वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बात कही जा रही है, कैप्टन ठल्ला ब्लैक बॉक्स कहा जा रहा है, ये सब बरामद कर लिया गया है, उससे तस्वीर साफ हो जाएगी? बिल्कुल सही आपने कहा मैम, यही एकमात्र हमारे पास सोल्यूशन रहता है। देखिए जिसको कहते हैं एविडेंस हमारे पास हर तरह का रहता है, उसको वीडियोस हैं हमारे पास, जो नीचे ग्राउंड पे लोग हैं उनकी एक बात होती है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे हम नहीं रिलाई कर सकते, वी हैव टू गो विद द फैक्ट्स। फैक्ट्स हमेशा ब्लैक बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में होती है, ये बड़े लेटेस्ट एयरक्राफ्ट से, इसमें आप सारा कुछ डेटा एनालाइज कर सकते हैं, डाउनलोड करके सब बता सकता है वो किस एयर स्पीड पे क्या एक्शन पायलट ने लिया, सिस्टम ने कैसा जवाब दिया उस समय, उसने क्यों वो एक्शन लिया, वाज देयर अ मैलफंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक्स, फ्यूल सिस्टम। एक थ्योरी अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूल कंटेमिनेशन हो सकती है। देखिए मैम इसमें मल्टीपल थ्योरीज आ सकती हैं, आप सलाहकारों से पूछ सकते हैं। फ्यूल कंटेमिनेशन हो सकता है कि जो फ्यूल एजेंसी जिसने फ्यूल डाला वहां पे उसने गलत फ्यूल भर दिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो फ्यूल लाइंस होती हैं जो इंजन तक जाती हैं उसमें वो फ्यूल पहुंचा ही नहीं, तभी कह रहे हैं लोग कि ड्यूअल इंजन फेलियर हुआ। यू नो, तो ये मल्टीपल थ्योरीज हैं, वी शुड रियली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत सी अलग अलग थ्योरीज सामने निकल कर आ रही हैं और सब एक्सपर्ट्स की तरफ से ही सामने निकल कर आ रही हैं। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कल भी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो ये भी कह रहे थे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हालांकि ये होता है कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वही ठप हो जाए और उस वजह से बिल्कुल मतलब जो पायलट हैं वो कुछ कर ही ना पा रहे हों, उनके हाथ में कुछ भी कंट्रोल ना हो और इसीलिए वो मेडे वाला स्ट्रेस कॉल जो उनकी तरफ से दिया गया हो। कैप्टन ठल्ला। एब्सोल्युटली मैम, आपने बिल्कुल सही बोला कि देयर इज अ मल्टीपल थिंग, देयर कैन बी वाइल्ड लाइफ एरर, मैकेनिकल एरर, पायलट एरर, एंड इनका सबका समूह भी हो सकता है। बट मैं अगेन ये बोलूंगा कि जो SOPs होती हैं पायलट उसको रेफर करता है, रिव्यू करता है, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। हाल फिलहाल में इनकी SOPs रिवाइज भी हुई हैं, उस पर भी जाना चाहिए कि क्या SOPs रिवाइज हुई हैं एयर इंडिया की तरफ से। एंड अगेन बहुत कंबाइंड कॉकपिट एक्सपीरियंस वाज 9000 आवर्स, ये बहुत कम घंटे नहीं है, ये अच्छे खासे घंटे हैं एक इंटरनेशनल फ्लाइट को करने के लिए। एंड अब ये एजेंसीज बताएंगी हमें कि भाई किस कारण ये दुर्घटना घटी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों पायलट जो है अनुभवी और खासतौर से कैप्टन सुमित सब्बरवाल जो पायलट थे इस
फ्लाइट में उनके पास तो करीब 8,500 घंटों का एक्सपीरियंस बताया जा रहा है, और वो तो बाकायदा ट्रेन किया करते थे यंग पायलट्स को, मतलब इस तरीके का उनके पास अनुभव था। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी अब कैप्टन ठल्ला, अभी जो आपने एक दो थियोरीज दी कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, एक तो वो बात जो कही जा रही है कि साहब वो थ्रस्ट ही नहीं था, मतलब इंजन ने काम करना बंद कर दिया, और एक नहीं दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से वो टेक ऑफ तो किया, उड़ान तो भरी विमान ने, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मतलब वो बस नीचे आए जा रहा है। और वो जो इकलौते जिंदा बचे यात्री हैं, मुझे नहीं पता अगर आपने उनका बयान सुना या नहीं, विश्वास कुमार रमेश, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है कि कुल 242 लोग विमान में सवार थे और उसमें वो एक जिंदा बच गए। उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, जो उन्होंने अनुभव किया, उनका ये कहना था कि उड़ान भरने के बाद ही फौरन ऐसा लगा जैसे जो प्लेन है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये उन्होंने कहा, उन्होंने स्ट्रक शब्द का इस्तेमाल किया है कैप्टन ठल्ला। वो ये कह रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे विमान जो है वो स्ट्रक हो गया है, और फिर विमान के अंदर जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक होने लगी, और फिर विमान टकराया, नीचे गिरा अचानक से, क्योंकि वो एग्जिट साइड पर बैठे हुए थे, तो वो कैसे बाहर आ गए उनको खुद नहीं पता। इतना जरूर उनको पता है कि उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली और बाद में विमान में आग लगी। तो इससे कुछ अंदाजा लग पा रहा है कैप्टन ठल्ला? कैप्टन ठल्ला, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुछ दिक्कत आ रही है कनेक्शन में। कैप्टन ठल्ला, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी मैम, मैं आपकी आवाज़ बिल्कुल फॉलो कर रहा था। आप लोन सर्वाइवर की बात कर रहे थे, देखिए ये भी कुदरत का करिश्मा है जी। मैं उनका बयान मैंने बड़े बारीकी से सुना मैम। उन्होंने एक बड़ी अहमियत वाली बात ये बोली कि उन्होंने एक पहले बहुत लाउड साउंड सुनाई दी उनको। अब देखिए सीट 11A में बैठा हुआ यात्री, जो कि विंडो सीट, इमरजेंसी एग्जिट सीट जो हम कहते हैं वो है, अब उसमें इंजन जो है वो पीछे की तरफ है। इस बोइंग 787 में जो इसका सीट कॉन्फ़िगरेशन है, इंजन पीछे की तरफ है, यात्री आगे बैठा हुआ है और वही यात्री बचता है। उन्होंने बोला कि जी ये जब क्रैश होने से पहले उनको एक बहुत लाउड बैंग नॉइस, ही हर्ड अ लाउड बैंग नॉइस बिफोर द क्रैश। नाउ देयर मीन्स दैट सिंपली मीन्स दैट देयर हैज बीन सम मैलफंक्शन। इट इज नॉट अ क्लियर कट केस, कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं आई। वो तो एक नॉर्मल फ्लाइट होता है। टेक ऑफ में हम इतनी बारी बैठते हैं, हम जैसे ऊपर जाता है इंजन का थ्रस्ट बढ़ता है, साउंड बढ़ता है तो वो ऊपर जाता है। ये लाउड बैंग वाला जो थ्योरी है, इस पे हमें थोड़ा सा इंडिकेशन यही मिल रहा है कि देयर कैन बी एन इशू इन एनी ऑफ द एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स। या तो ये इंजन में देखिए जनरली हाइड्रोलिक का इशू हो सकता है, इंजन में फ्यूल का इशू हो सकता है, बट अगेन उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए वीडियो में हमने कहीं भी फायर नहीं नजर आ रही है इंजन में कि जी किस तरह से फ्यूल की कमी हो जाए या बर्ड हिट हो जाए, तो वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। बट ये साउंड वाली थ्योरी ने थोड़ा सा इस मैटर को एक दूसरा एंगल दिया है कि इसमें कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी तो हुई है। ठीक है सर, अभी कुछ देर पहले डीजीसीए के ही पूर्व संयुक्त सचिव सनत कौल साहब, उनका हम बयान दर्शकों को सुना रहे थे, और उन्होंने ये कहा है कि डीजीसीए की तरफ से पहले भी कई बार एयर इंडिया को चिट्ठी लिखी गई थी विमानों की सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर। तो क्या ड्रीमलाइनर्स को लेकर किसी तरीके की सेफ्टी और सुरक्षा के लिहाज से कोई सवाल रहे हैं सर इससे पहले? मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज मेरे को क्लियर नहीं सुनाई दी। सर, ड्रीमलाइनर्स जो विमान है, इसकी सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर क्या डीजीसीए ने पहले भी एयर इंडिया को किसी तरीके से कोई संपर्क किया है? कुछ देर पहले हम सुन रहे थे बयान जो पूर्व संयुक्त सचिव डीजीसीए में रहे हैं सनत कौल साहब, उनकी तरफ से कहा गया था कि डीजीसीए ने एयर इंडिया को पहले भी इस बाबत सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर चिट्ठियां लिखी हैं। मैम ये देखिए, ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है कि रेगुलेटर का, कि जो भी एयरलाइन होती है उसको वो उस पर उनकी चेक्स एंड बैलेंसेस पे रखते हैं। ना केवल एयर इंडिया, बाकी एयरलाइंस को भी एक सेट प्रोसीजर होता है। हमारी डीजीसीए की टीम जाती है उसको चेक करने, उनके बाकायदा उनके कागज़, उनके मेंटेनेंस रिकॉर्ड, उनके ऑपरेशंस रिकॉर्ड, वो सारे चेक होते हैं। सेफ्टी इज़ समथिंग विच इज़ पैरामाउंट इन एविएशन। एंड मुझे जहाँ तक उम्मीद है एयर इंडिया ने काफ़ी अच्छे पायलट्स अपनी टीम में रखे हुए हैं जो कि ये चेक करते हैं। बट अगेन दिस इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डीजीसीए को फिर से एक जिसको कहते हैं एक चेक करना चाहिए, स्पॉट चेक कर लिया होगा। इस समय वाइल वी आर टॉकिंग डीजीसीए की टीम जा चुकी होगी, इनके ऑफिस में जाके चेक कर चुके होंगे इनके रिकॉर्ड्स, स्पेशली इस एयरक्राफ्ट और पायलट से रिलेटेड उनके सारे रिकॉर्ड्स अब तक वो वेरीफाई कर चुके होंगे।
तो ये कहना इस समय गलत होएगा कि जी आपने पहले इनको समन किया है या पहले आपने इनको किसी तरह से दंडित किया है। वो एक सेट प्रोसीजर है, हर एयरलाइन पे ये चला जाता है और जहाँ पे भी शॉर्टफॉल्स नज़र आई होंगी हमारी भारत सरकार ने इनको उस समय एक सही शो कॉज नोटिस देके एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा होगा। ठीक है कैप्टन ढल्ला, मुझे एक और बात बताइए सर कि ये विमान हादसा क्यों हुआ होगा, इसको लेकर जो थियरीज सामने आ रही हैं, दो थियरीज जो आपकी तरफ से दी गई, एक तो वही कि वो मेडे कॉल और खुद कहीं ना कहीं जो पायलट भी जितना बता पाए कि साहब इंजन जो है वो पावर नहीं दे रहा है। वो मेरी आवाज़ मिल रही है कैप्टन ढल्ला? मैम एक बार फिर से दोहराइए। आवाज़ मिल रही है सर आपको मेरी? आवाज मिल रही है कैप्टन ढल्ला आपको मेरी? नहीं, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन देखिए अभी तक जो तस्वीर उभर रही है कि कहीं ना कहीं कोई मैल फंक्शन हुआ है और वो मैल फंक्शन क्या था, वो तकनीकी गड़बड़ी क्या थी, उस तकनीकी गड़बड़ी के पीछे वजह क्या थी, क्या वो किसी तरीके की ह्यूमन एरर की वजह से तकनीकी गड़बड़ी हुई है या फिर वो एक ऐसी गड़बड़ी थी जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता था और मतलब जो भी कुछ हुआ वो मिनटों सेकंडों में हो गया। ये चूक आखिरकार कहां पर हुई है, किस स्तर पर हुई है और हादसा हुआ क्यों, इन तमाम सवालों के जवाब अब मिलने की उम्मीद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, विमान का जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो बरामद कर लिया गया है, विमान का डीवीआर भी मिल गया है। डीवीआर तो एटीएस की टीम अपने साथ लेकर गई है और साथ ही साथ जो सीवीआर है, जो ब्लैक बॉक्स है, जो डीजीसी की तरफ से टीम गठित की गई है इस हादसे की जांच के लिए, वो इसको लेकर अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। फिलहाल कैप्टन प्रशांत ढल्ला को आप सुन रहे थे, पूर्व अधिकारी डीजीसीए के एविएशन एक्सपर्ट, और उनकी तरफ से कहा गया कि एक तो वो विमान में जो इंजन है उसने काम करना बंद कर दिया, उसने जो ताकत विमान को देनी थी वो नहीं दी, इसीलिए लॉस ऑफ थ्रस्ट की बात जो पायलट की तरफ से भी कही गई, और दूसरा उनकी तरफ से कहा गया कि अनरिलायबल एयर स्पीड, मतलब स्पीड कितनी रही होगी विमान में उस वक्त, इस बात का भी पायलट को अंदाजा नहीं हो पाया। यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है इस हादसे की। लेकिन अब सवाल वही कि आखिरकार अगर ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ। तो अहमदाबाद में हुआ ये विमान हादसा जिसने लोगों को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। इस हादसे में कुल 265 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी विमान हादसे वाली जगह पर आज पहुंचे। घटनास्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुआयना किया और बाद में वो सिविल अस्पताल गए, जहां जाकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है उन परिवारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और देखिए, जिनके अपने चले गए हैं वो परिवार अब अपनों की शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं, डीएनए सैंपल दे रहे हैं, जहां डीएनए टेस्टिंग की जा रही है। और इस वक्त हर तरफ गम का सैलाब है, लोगों की आंखें नम हैं, अपनों को खोने की तकलीफ साफ तौर पर नजर आ रही है। आइए सीधे जरा आपको लेकर चलेंगे यहीं अहमदाबाद सिविल अस्पताल। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित से जरा जानते हैं, अंकित घायलों को लेकर अभी क्या अपडेट है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? तो हमारा जैसे कि यहाँ पर आधिकारिक जानकारी मिली है 40 से ज़्यादा जो घायल हैं वो अस्पताल में जो भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि इसको लेकर भी अभी आधिकारिक तौर पर जो जानकारी एकमुश्त जानकारी नहीं सामने आ पा रही है, क्योंकि जब हम जो अस्पताल में मौजूद हैं तो हमको अलग अलग जगह लिस्ट लगी हुई नज़र आ रही है। और पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, जो लोग जो है डीएनए सैंपल के लिए आ रहे हैं वो किस तरीके से, किस हालत में है। लोग बेसुध हो रहे हैं क्योंकि ये वो अपने लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस हादसे के दौरान। और जब वो यहाँ पर रहने दीजिए उनकी निष्ठा का भी ध्यान रखना होगा। तो वो जो है इस वक्त लोग जो है जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, टूटे हुए हैं। अब उनको इंतज़ार है, क्योंकि अभी तो उनको ये भी नहीं पता कि उनके जो अपने थे जिन्होंने जान गंवाई है उनके पार्थिव शरीर किस हालत में है। और इसी वजह से वो यहाँ पर आ रहे हैं, ब्लड सैंपल दे रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है अब आप इंतज़ार कीजिए, 72 घंटे में जो है डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी। उसके आधार पर बॉडी का जो मिलान किया जाएगा, डीएनए रिपोर्ट जब मैच की जाएगी उसके आधार पर बताया जाएगा कि कौन सा पार्थिव शरीर आपके परिजन का है, अपने का है। अब आप खुद सोचिए रोमाना, यहाँ पर इस तरीके के हालात हैं कि लोग आ गए हैं
उनको ये पता है कि उनके अपने उनके बीच में नहीं है, लेकिन वो उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पा रहे हैं। मॉर्चरी में बॉडीज़ रखी हुई हैं, लेकिन बॉडीज़ इस हाल में है, पूरी तरीके से जली हुई हैं, जिनको पहचानना नामुमकिन है, और इसी वजह से डीएनए प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है। और ये लोग अभी फिलहाल ये कोशिश ये लोग की बहुत जा से रही ऐसे है होंगे कि जो जल्द से जल्द अहमदाबाद के रहने वाले भी नहीं होंगे, वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंच रहे होंगे, दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से यहाँ पर आ रहे होंगे, जो अहमदाबाद के नहीं होंगे। अंकित, इसके बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अहमदाबाद के नहीं हैं, गुजरात के नहीं हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से भी जो है लोग यहाँ पर आकर के ट्रैवल कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने दिल्ली से जो है फ्लाइट में बोर्ड किया था और वो आगे उड़ान भर रहे थे, तो ऐसे लोग थे। और लेकिन ऐसे लोग जो कि अब उनके जो परिवार वाले हैं, अगर वो यहाँ पर पहुँच रहे हो तो उनके लिए कुछ देर पहले जिस बात का मैं जिक्र भी कर रहा था कि उनके लिए यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से ऐसे एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया गया है। लेकिन एक और अपडेट दे देता हूँ। अभी जैसा हमने देखा यहाँ पर जो है कुछ विदेशी नागरिक भी पहुंचे हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो पुलिस और प्रशासन और अस्पताल प्रशासन ने हमसे कहा है कि अभी हमको अंदर नहीं जाना, लिहाजा हम उनका सम्मान करते हुए जो प्रक्रिया चल रही है उसके बीच में नहीं जाना चाहते। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ पर जो विदेशी नागरिक हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनके करीबी रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, वो भी जो डीएनए सैंपल दे रहे हैं। और जब एक बार जो है सभी 265 लोगों का डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्योंकि रोमाना, आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है 2, 4, 8, 10 लोगों का डीएनए सैंपल लेना है, 265 लोगों के परिवारों का डीएनए सैंपल लेना। हालांकि जानकारी मिल रही है 4-6 लोग ऐसे हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है, लेकिन फिर भी 250 से ज़्यादा लोगों का डीएनए सैंपल कलेक्ट करना है, और ये अपने आप में एक चुनौती है। और सिर्फ जो है डीएनए सैंपल कलेक्ट नहीं करना है, आपको उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, और उसके बाद में वो जो बॉडीज़ अभी रखी हुई हैं, ऐसे जो शव, ऐसे पार्थिव शरीर जिनको पहचानना मुश्किल है, पहचानना दूभर हो रहा है डॉक्टर्स के लिए भी। जो ये डॉक्टर्स की जुबानी है कि हम उनको जो है बॉडी भी कहें तो कैसे कहें, क्योंकि वो तो एक तरीके से अब ये उस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोयला ऐसी बॉडीज बन गई हैं, यानी कि पूरी तरीके से झुलस चुकी हैं। तो इस वजह से ये डीएनए सैंपल का जो है प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, और उसमें भी 250 से ज़्यादा लोगों का समय लग रहा है, और इसीलिए ये एक एक पल काटना यहाँ पर इन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है वो बहुत भारी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी पिंकी राजपुरोहित भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी से जरा जानते हैं, पिंकी आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस वक्त? देखिए रोमाना, जैसे कि हम सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से परिवार वालों के लिए एक एक क्षण काटना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डीएनए सैंपल देने के बाद भी अब 72 घंटों का इंतजार जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है परिवार वालों के लिए। इस वक्त अगर आपको हम बताएं कि जो लोग मारे गए हैं उसमें राजस्थान के बालोतरा की खुशबू राजपुरोहित, जिसे बड़े सपनों के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट में उनके पिता जो है उन्हें ड्रॉप ऑफ करने आए थे, और एक आखिरी स्टेटस जहां पर उन्होंने लिखा था आशीर्वाद खुशबू बेटा गोइंग टू लंदन। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक चाप छोड़ चुका अगर इस स्टेटस की बात करें। लेकिन हमारे साथ परिवार के सदस्य भी जुड़ रहे हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। बहुत ही दुखद पल इस वक्त, आपने अपनी बहन को खोया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या चल रहा है आपके मन में? अब हमारे मन में क्या चलेगा, चलने के लिए बसा ही क्या है। जब बेटी को कोई राजी खुशी बाहर भेजता है, अपनी बहनों को कोई बाहर भेजता है, तो परिवार वाले खुश होते हैं। लेकिन उनको ये न पता था हम लोगों को कि ये इसकी आखिरी उड़ान होगी, और फिर हमें इस तरह उसके अंतिम संस्कार के लिए, उसकी बॉडी के लिए भी सिस्टम के कारण इतना बड़ा वेट करना पड़ेगा। हमारे लिए तो एक एक मिनट बड़ा कठिन काम है। 72 घंटे का हमें समय दे दिया गया। अब उन 72 घंटों में हम क्या करें, मुझे बताओ। बहुत खुश दिखाई दे रही थी खुशबू, अगर हम आखिरी वीडियो देखें, और साथ ही जिस तरह से मदन सिंह जी, उनके पिताजी ने जो स्टेटस डाला था कि आशीर्वाद खुशबू बेटा, ये बहुत ही भावुक पल और बहुत ही दर्दनाक हादसा कह सकते हैं। अंत इस तरह से होगा किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, मैं तो कहता हूँ हमारे बेटी बाहर जा रही थी, कोई भी बेटी बाहर जाए तो उसको खुशी होती है। हमारी बेटी तो आज इस संसार में नहीं रही, हमारी बहन इस संसार में नहीं रही। लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो भी घायल हैं, जो MBBS करने डॉक्टर आए थे, जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है, उन सभी की भगवान रक्षा करे। और कम से कम हमारे साथ तो हो गया, लेकिन
उन परिवारों की भगवान मदद करे जो अभी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और उनको भगवान कुशल रखे, स्वस्थ रखे और जल्दी स्वस्थ होकर वो अपने परिवार के बीच में लौटे। और इस तरह की घटना मैं तो कह रहा हूँ भगवान किसी के साथ मत करना। कल का दिन बहुत काला दिन है और ये हमेशा हमेशा के लिए रुलाने को मजबूर कर गया। ये जब दिन आएगा अपने आप में बहुत तकलीफ़ देगा, ये दिन बहुत तकलीफ़ दे गया। इतने बड़े सुरक्षा के मानक, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतने बड़े सुरक्षा के तामझाम, आज़ादी के 75 साल, और उसके बाद इतना बड़ा हादसा के बाद 72 घंटे तक आपके पास रिपोर्ट, आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं जिससे आप जांच सको कि हाँ आपको 5, 7, 10 घंटे में। कह रहे थे कि ट्रेन में भी उसने कभी सफ़र नहीं किया और अचानक से फ्लाइट का सफ़र उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित भरा था। हाँ, उसने कभी ट्रेन का भी सफ़र नहीं किया। और जब सीधी कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब उसका इतना बड़ा अचीवमेंट होता है, जब इतना बड़ा सपना होता है, तो जाहिर सी बहुत सारे मन के अंदर बहुत सारी उमंगें होती है, मन के अंदर बहुत सारे जज्बात होते हैं, और वो जज्बात जब टूट के बिखरे तो बहुत तकलीफ़ देता है। खुशबू को बहुत विनम्र श्रद्धांजलि, और जो भी इसमें जान गंवाई है जिन परिवारों ने, उन परिवारों को बहुत श्रद्धांजलि। और मेरे बाड़मेर के तो एक राठी जी का परिवार है, हमारा भांजा है राठी परिवार का, उसने भी जान गंवाई है। तो रुमाना देखिए, इस वक्त काफ़ी दर्दनाक और दर्द भरे पल ये कह सकते हैं कि जिस खुशी के साथ खुशबू राजपुरोहित जो है वो एयरपोर्ट पहुंची थी, एक नए सपनों को लेकर अपने पति से मिलने के लिए वो जा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अंत जो है वो इतना भयावह होगा। बैक टू यू। बिल्कुल पिंकी, इनसे ये भी पूछिए कि किस तरीके से ये एक एक पल जो है ये काटना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी डीएनए सैंपल दे दिया है इस परिवार ने, और कितना वक्त इनको बताया जा रहा है लगेगा रिपोर्ट आने में, और कब तक इन्हें जानकारी दी गई है कि पार्थिव शरीर इनको सौंपा जाएगा? पिंकी जी, डीएनए सैंपल जो है वो कब दिए थे, और साथ ही 72 घंटों का जो वक्त दिया है, कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर परिवार वाले, सुबह से मैं मिल रही हूँ, उन सभी के लिए जो एक एक क्षण बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, मैं लौटूंगी, उसके बाद आप इनसे जवाब लीजिएगा, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की है विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के दिवंगत नेता, उनका भी निधन इसी विमान दुर्घटना में हुआ है। उन्हीं की पत्नी और बेटी आज जब लंदन से वापस लौटी तो एयरपोर्ट पर ही अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय भाई रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात की। एक लंबा जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय भाई रूपाणी के साथ रहा, और ऐसे में ये दुख की घड़ी विजय भाई रूपाणी के परिवार के लिए, और इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांत्वना देते हुए, अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए विजय भाई रूपाणी के परिवार के लोगों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। कल ये हादसा हुआ था, कल ये विमान दुर्घटना हुई थी, और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निर्देश दे दिए गए थे गृह मंत्री अमित शाह को, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को, कि आप जाइए दुर्घटना स्थल पर और वहां जाकर आप हर मुमकिन मदद सभी को मुहैया करवाइए। और ऐसे में खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अहमदाबाद पहुंचे, और वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर वहां हालात का जायजा लिया, मुआयना किया एक तरीके से, और उसके बाद फिर वो सिविल अस्पताल पहुंचे। सिविल अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिले। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर थे उनसे भी बातचीत की और उनसे फीडबैक लिया, उनसे जाना किसी तरीके की और मदद की उनको ज़रूरत तो नहीं है, या फिर कोई और ऐसा क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट तो नहीं है जिसे कहीं और शिफ्ट किए जाने की ज़रूरत हो। ये तमाम जानकारियां लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक भी की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, जिनका निधन इसी विमान हादसे में हुआ है, उन्हीं के परिवार से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। किस तरीके से बेहद भावुक विजय भाई रूपाणी का परिवार यहां पर नजर आ रहा है। लंदन में विजय भाई रूपाणी की पत्नी और उनकी बेटी थी, और विजय भाई रूपाणी लंदन में वहीं पत्नी और बेटी से मिलने ही जा रहे थे। विजय भाई रूपाणी का जो बेटा है वो अमेरिका में थे, और कल जैसे ही विमान ने उड़ान भरी उसके चंद मिनट में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी दुर्घटना में विजय भाई रूपाणी का भी निधन हो गया। अब आज सुबह
विजय भाई रूपाणी की पत्नी, उनकी बेटी जो लंदन से वापस गुजरात पहुंचे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात की। तो ये तस्वीर आपके सामने है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय भाई रूपाणी के परिवार से मुलाकात की है। तो सबसे बड़ा विमान हादसा आखिर कैसे हुआ, ये सवाल लगातार बना हुआ है। हादसे की कई एंगल से जांच की जा रही है और इस कड़ी में अब गुजरात एटीएस ने भी अपनी जांच शुरू की है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट पर आज एटीएस की टीम भी पहुंची और इस दौरान जो विमान का डीवीआर है वो भी बरामद किया गया है। एटीएस ने अपने कब्जे में लिया है। एटीएस की टीम के साथ साथ फोरेंसिक टीम भी जो घटनास्थल पर मौजूद थी और उसने भी यहां से बहुत से सुराग समेटे हैं जिनकी तहकीकात की जाएगी, जिनकी तफ्तीश की जाएगी और ये तमाम कड़ियां जोड़कर ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये विमान क्रैश क्यों हुआ, ये विमान क्रैश कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन साइट पर फॉरेंसिक की टीम फॉरेंसिक जांच करने के बाद, सैंपल कलेक्ट करने के बाद निकल रही है और आप ये देख सकते हैं ये जो वाहन है इसमें तमाम सैंपल्स इकट्ठा किए गए और इकट्ठा करने के बाद सैंपल्स को लेकर फॉरेंसिक की टीम गांधीनगर रवाना होगी। चूँकि गांधीनगर की ये टीम थी और गांधीनगर फॉरेंसिक की टीम 9 सदस्यों की टीम आई हुई थी और वो तमाम सैंपल्स पीले रंग की थैली में लेकर यहाँ रवाना हुई थी। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। पीले रंग की थैली में तमाम सैंपल्स हैं जो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पीले रंग के थैली में तमाम सैंपल्स हैं जिनको लेकर ये गांधीनगर की एफएसएल टीम निकल रही है और तमाम सैंपल्स यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं और बहुत ही किसी भी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से जो ये फॉरेंसिक के सबूत हैं उसे जमा किया जाए। आपको बता दें कि उस टीम के बारे में भी जो गांधीनगर से आई थी और देखिए 6 से 7 सदस्यों की ये टीम आई थी और देखिए ये अधिकारी निकल रहे हैं, फॉरेंसिक के अधिकारी तमाम डिटेल लेकर। सर मैं एटीएस से हूँ। एटीएस से? यस सर आप एटीएस से हैं? गुजरात एटीएस की टीम। सर क्या प्राथमिक एक लाइन बता दें? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता अभी। ठीक है, गुजरात एटीएस की टीम भी एक पैरेलल जांच कर रही है और जरा आगे आपको दिखाते हैं इस वैन में जिसमें फॉरेंसिक की टीम, ये देखिए आप, फॉरेंसिक की टीम सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद अब निकली हुई है क्रैश साइट से। ये पूरी टीम है जो फिलहाल यहाँ क्रैश साइट से निकल रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो डीएफएस गांधीनगर से बुलाए गए थे और तमाम जो कर्मचारी हैं इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लगभग 3 घंटे तक इस टीम ने जो सैंपल्स हैं उसे कलेक्ट करने का कार्य किया और अब सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद ये जो टीम है वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रही है। सैंपल्स जो है वो कलेक्ट करके लैब में भेज दिए जाएंगे। हम सर कुछ बात करेंगे, बताएंगे प्राइमरीली क्या क्या कलेक्ट किया गया, क्या मोटिव था? आईओ से बात कर लीजिए। कितने लोगों की टीम अच्छा आप लोगों की आई थी? सर आप कुछ बता, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? नहीं सर अभी नहीं, प्लीज़। तो ये टीम है जो फॉरेंसिक की वो यहाँ पर पहुँची हुई है। आपको बता दें कि एटीएस की टीम भी थी और ये फॉरेंसिक की तमाम टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं। सर एक लाइन बता दें कि टीम के बारे में। नहीं तो ये फॉरेंसिक की टीम जो कि सैंपल कलेक्ट करने के बाद अपने दफ्तर पहुंची हुई है और जो सैंपल कलेक्ट किए गए इस सैंपल को लैब में भेज दिया गया है। किसी भी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक की जांच और उसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है तमाम एंगल से। जैसे सबसे पहले ये भी कहा गया कि क्या कोई सोबोटाज था, कोई फॉल प्ले तो नहीं है, ये बातें फॉरेंसिक की जांच में समझ में आएंगी। साथ ही साथ एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और इस आधार पर फॉरेंसिक अपनी एक रिपोर्ट सौंपती है जिससे काफ़ी कुछ स्पष्ट होता है कि आखिरकार इस एयर क्रैश के पीछे कारण क्या रहा होगा। साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स से भी जो डेटा मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी और तब निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि आखिरकार अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट के साथ यह हादसा क्यों हुआ। अब तो देखिए सबको इसी सवाल का जवाब चाहिए कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ, ये हादसा कैसे हुआ।